में 80 रेप स्टार्ट नहीं हुआ है। मैडम में क्या बोलते हैं? एक आने वाली फिल्म है 80 जी उसका ट्रेलर है और आपने सही कहा था, इसके डायलॉग्स में ही एक पूरी कहानी छिपी हुई है जी और हमारा काम आज इन्हीं डायलॉग्स को मतलब एक एक करके इनकी परतों को खोलना है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत उस एक लाइन से होती है जो शायद ट्रेलर में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। कौन सी? जिस दिन अपराध हुआ उस दिन देश भर में बलात्कार की 80 शिकायतें दर्ज हुई ओ और उनमें से 76 का तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। ओ ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये हमें बताता है कि हम जिस कहानी में उतर रहे हैं वो सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की कहानी है। हाँ, एक ऐसा सिस्टम जहां न्याय पाना अपने आप में एक लड़ाई है। सही बात है। तो चलिए फिर इन डायलॉग्स की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन टुकड़ों को जोड़ें तो एक बेसिक तस्वीर बनती है। एक गैंग रेप का मामला है जी और दूसरी तरफ है आरोपी और वो कह रहे हैं कि वो तो उस वक्त एक शादी में थे। हाँ जी, और उनके पास सबूत के तौर पे तस्वीरें भी हैं। यहाँ तक तो मामला काफी सीधा लगता है, एक तरफ आरोप है दूसरी तरफ एलिबाई। हाँ बिल्कुल सीधा लगता है, जब तक वो एक सवाल नहीं आता, एक ऐसा सवाल जो उनकी पूरी कहानी पर ही शक पैदा कर देता है। कौन सा सवाल? ट्रेलर में एक किरदार पूछता है, गाड़ी लूटने के बाद शादी में कौन जाता है? अरे हाँ, ये वो पॉइंट है जहाँ दिमाग की बत्ती जलती है। बिल्कुल। ये कोई कानूनी सवाल नहीं है, ये तो कॉमन सेंस का सवाल है। यही, कोई इतना भयानक काम करके मतलब तुरंत किसी जश्न में कैसे जा सकता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, ये बात कुछ हजम नहीं होती। और कोर्ट में यही चीजें बहुत मायने रखती हैं। ये एक तरह का परिस्थिति जन्य सबूत है, कानून में इसे एलिबाई कहते हैं। तो उन्होंने तस्वीरों से एक परफेक्ट एलिबाई बनाने की कोशिश तो की, लेकिन ये एक सवाल उनके बर्ताव पर ही उंगली उठा देता है। बिल्कुल, ये जांच करने वालों के दिमाग में एक रेड फ्लैग खड़ा कर देता है कि इस कहानी में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ठीक है, तो उनका बर्ताव तो शक के घेरे में आ गया, लेकिन फिर एक और गड़बड़ सामने आती है जो टाइम से जुड़ी है। जी। एक वकील पूछती है, एटीएम से यहाँ तक का रास्ता तो सिर्फ 10 मिनट का है ना, बाकी 25 मिनट क्या कर रहे थे? और ये बहुत ठोस सवाल है। हाँ, बर्ताव को तो आप फिर भी समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 25 मिनट का कोई हिसाब न होना, ये तो सीधा सीधा गणित है। बिल्कुल। और कानूनी तौर पर ये गणित बहुत बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्रिमिनल केस में इसे अनअकाउंटेड टाइम कहते हैं। अच्छा। मतलब वो समय जिसका कोई हिसाब नहीं है। बचाव पक्ष हमेशा एक टाइट टाइमलाइन बनाने की कोशिश करता है, एक एक मिनट का हिसाब, ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। हाँ, लेकिन जैसे ही ये 25 मिनट का गैप आता है जिसका कोई जवाब नहीं है, प्रोसिक्यूशन को एक मौका मिल जाता है। वो कह सकते हैं कि असल में अपराध इसी दौरान हुआ था। ये 25 मिनट अब सिर्फ समय नहीं है, ये केस का वो ब्लैक होल बन सकते हैं जिसमें आरोपियों की पूरी कहानी ही समा जाए। तो मतलब एक तरफ अजीब बर्ताव, दूसरी तरफ टाइमलाइन में ये 25 मिनट का झोल। मुझे तो लग रहा था कि केस काफी मजबूत है। हाँ, सुनने में तो लगता है। तो फिर मामला कहाँ जाकर उलझ गया? क्योंकि ट्रेलर में एक ऐसा डायलॉग है जो सब कुछ पलट देता है। और वो डायलॉग है, सर्वाइवर से मिला हुआ सैंपल अभियुक्तों के डीएनए सैंपल से मैच नहीं कर रहा मैम। बूम। हाँ, ये एक लाइन प्रोसिक्यूशन के पूरे केस पर पानी फेर सकती है। एक मिनट, डीएनए मैच नहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर बाकी सारी चीजें, मतलब बर्ताव, टाइमलाइन, वो सब अपराध की तरफ इशारा कर रही हैं, तो क्या सिर्फ एक डीएनए रिपोर्ट पूरे केस को खारिज कर सकती है? आपका सवाल बहुत सही है, और यही अदालत की सबसे बड़ी दुविधा होती है। कानून का एक सिद्धांत है, रीजनेबल डाउट, मतलब उचित संदेह। अच्छा। अगर डिफेंस लॉयर जज के मन में एक वाजिब शक भी पैदा कर दे तो आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती। और डीएनए का मैच ना होना एक बहुत बड़ा रीजनेबल डाउट है। बहुत बड़ा। प्रोसिक्यूशन कहेगा बर्ताव अजीब था, टाइमलाइन में गड़बड़ थी, लेकिन डिफेंस का वकील सिर्फ एक बात कहेगा, साइंस कह रही है कि ये वो लोग नहीं थे। बिल्कुल। और इस तर्क को पाटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और लगता है कि ये इकलौती समस्या नहीं थी। एक और डायलॉग है, कभी नंबर प्लेट नहीं मिलती, कभी टीम। जी। ये तो सीधे सीधे पुलिस की जांच पर ही सवाल उठा रहा है। हाँ, और ये दोनों चीजें मिलकर एक बहुत खतरनाक कॉकटेल बनाती हैं। एक तरफ वैज्ञानिक सबूत आपके खिलाफ है और दूसरी तरफ पुलिस की नाकामी। हाँ, प्रक्रियात्मक सबूत भी नहीं है। तो ये एक ऐसी तस्वीर बनाता है जहां सिस्टम हर मोर्चे पर फेल होता दिख रहा है। तो क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर अपराध इतनी होशियारी से किया गया था? दोनों ही सूरतों में केस कमजोर पड़ जाता है।
और इस सब के बीच में केस की सबसे बड़ी और शायद सबसे दुखद बाधा सामने आती है, जो सीधे सर्वाइवर से जुड़ी है। जी। वो कहती है, मुझे उनके फेस याद नहीं सर। पे सुनकर ही दिल बैठ जाता है। और इस एक लाइन के जवाब में जो होता है वो हमें कानून और इंसानी मनोविज्ञान के टकराव को दिखाता है। वो बचाव पक्ष के वकील का कटाक्ष। हाँ, वो फौरन कटाक्ष करता है। ऐसे इंसिडेंट के फेसेस कोई कैसे भूल सकता है? ये सवाल उस सोच को दिखाता है जो एक आदर्श पीड़ित की उम्मीद करती है। बिल्कुल, परफेक्ट विक्टिम। समाज और कानून भी यही मानता है कि जिसे इतनी तकलीफ हुई हो उसे तो एक एक चेहरा शीशे की तरह साफ याद होना चाहिए। जिसके जवाब में सरकारी वकील एक बहुत सीधा और चुभने वाला सवाल पूछती है। क्या आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ? वाह, इस एक सवाल में बहुत ताकत है। बहुत ज्यादा। ये सवाल उस ठंडे कोर्टरूम में अचानक इंसानियत को वापस ले आता है। ये याद दिलाता है कि कानून की किताबें ट्रॉमा को नहीं समझती। विज्ञान बताता है कि जब इंसान एक भयानक हादसे से गुजरता है तो उसका दिमाग वो खुद को बचाने के लिए यादों को ब्लॉक कर सकता है, धुंधला कर सकता है। ये उसकी कमजोरी नहीं बल्कि एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। बिल्कुल। वो वकील का सवाल सिर्फ डिफेंस लॉयर से नहीं है, वो पूरे सिस्टम से है, जो सर्वाइवर को एक गवाह की मशीन समझता है, इंसान नहीं। और जब सबूत इस तरह बिखरने लगते हैं तो बहस का रुख ही बदल जाता है। बचाव पक्ष का एक वकील तो अब सीधे सीधे जिम्मेदारी सर्वाइवर पर ही डाल रहा है। हाँ, वो कहता है ये पहचान नहीं पा रही, आई फील सॉरी फॉर हर, लेकिन वो इनका फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट है मैम। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल है उतनी ही खतरनाक है। बिल्कुल, आई फील सॉरी फॉर हर कहकर वो झूठी हमदर्दी दिखा रहा है। लेकिन असल में कह रहा है कि अगर तुम हमें पहचान नहीं पा रही तो ये तुम्हारी गलती है। ये विक्टिम ब्लेमिंग का एक बहुत चालाक तरीका है। मतलब न्याय दिलाना सिस्टम की नहीं, सबूत देना सर्वाइवर की जिम्मेदारी है। अगर वो नाकाम रहती है तो गलती उसकी है। ये तो न्याय की पूरी अवधारणा को उल्टा कर देता है और उस सोच को मजबूत करता है जहां समाज पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। वाह, और ये सोच सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं है ना? आपने ट्रेलर में वो टीचर वाला हिस्सा भी मार्क किया था, वो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। हाँ, वो टीचर कहती है, मैं 6 साल से जिन लड़कों को पढ़ा रही हूं उनमें से एक ने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है क्या कि उस दिन उसको इनवाइट क्यों नहीं किया किसी ने वहां कार में। ओह, ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। मतलब एक लड़के के लिए ये कोई अपराध नहीं बल्कि एक पार्टी थी जिसे वो मिस कर गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये कहानी सिर्फ कुछ अपराधियों की नहीं है, ये उस पूरी संस्कृति पर एक टिप्पणी है जो ऐसे अपराधों को पनपने का मौका देती है। उस छात्र का ये कमेंट, ये यौन हिंसा के प्रति एक भयावह सामान्यकरण, एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ इशारा करता है। उसके लिए ये एक इवेंट था। हाँ, जिसमें उसे शामिल होना था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समस्या सिर्फ उन लोगों में नहीं है जो अपराध करते हैं, बल्कि उस पूरी सोच में है जो महिलाओं के शरीर को एक वस्तु की तरह देखती है और हिंसा को मनोरंजन मानती है। बिल्कुल। ये हमारे स्कूलों, हमारे घरों, हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम अपने बच्चों को सिखा क्या रहे हैं। तो एक तरफ केस है जो हाथ से फिसलता जा रहा है और दूसरी तरफ ये सामाजिक सड़ांध है। इन सब निराशाओं के बीच सरकारी वकील का एक आखिरी डायलॉग है जी, जो उसकी लड़ाई को एक नया मतलब देता है। वो कहती है, अब अगला एक 8 साल की बच्ची का केस आया मेरे पास, वो भी क्या ऐसे ही खत्म करेंगे? और यही डायलॉग इस पूरी चर्चा का सार है। अब ये लड़ाई सिर्फ इस एक केस को जीतने या हारने की नहीं रही, ये उस सिस्टम की उदासीनता और हिंसा के दुष्चक्र के खिलाफ एक लड़ाई बन गई है। एक केस खत्म होता है, दूसरा उससे भी भयानक सामने आ जाता है। यहीं पर ट्रेलर का वो डायलॉग, आई एग्री इट्स इररेलेवेंट स्टिल रेलेवेंट, एकदम फिट बैठता है। बिल्कुल। कानूनी तौर पर एक 8 साल की बच्ची का केस इस मामले के लिए अप्रासंगिक है, इररेलेवेंट। हाँ, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंसानियत और न्याय के बड़े नजरिए से देखें तो ये बेहद प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हर केस एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। अगर सिस्टम यहाँ फेल होता है, अगर अपराधी छूट जाते हैं, तो ये उस 8 साल की बच्ची के केस के लिए भी एक बुरी मिसाल कायम करता है। ये उस वकील की सिर्फ नौकरी नहीं है, नहीं, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी की पुकार है। वो जानती है कि अगर वो ये लड़ाई आज हार गई तो कल किसी और बच्चे को न्याय दिलाने की उसकी हिम्मत भी कमजोर पड़ जाएगी। अपराध है जो विरोधाभासों से भरा है। एक ऐसा केस है जो ठोस वैज्ञानिक सबूतों की कमी की वजह से बिखर रहा है। सही है। और एक ऐसी कानूनी लड़ाई है जो असल में एक बहुत बड़ी सामाजिक बीमारी का आईना बन गई है। सही कहा। ये कहानी हमें दिखाती है कि न्याय का रास्ता कितना उलझा हुआ हो सकता है।
एक तरफ कॉमन सेंस अपराध की तरफ इशारा करता है तो दूसरी तरफ डीएनए जैसा सबूत आरोपियों को बचाता दिखता है। सच कहीं इन दोनों के बीच की धुंध में छिपा हुआ है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? मतलब ये कि ये एक ऐसी कहानी है जहां तथ्य साफ नहीं है, न्याय दूर की कौड़ी लगता है और ऐसा लगता है कि कटघरे में सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि पूरा सिस्टम खुद खड़ा है। हाँ, ये सिर्फ उनका ट्रायल नहीं है, ये हमारी पूरी व्यवस्था की परीक्षा है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था, ये ट्रेलर और इसके डायलॉग्स हमें कोई आसान जवाब नहीं देते, नहीं, बल्कि ये हमें एक बहुत मुश्किल सवाल का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। और वो सवाल शायद यही है क्या कि जब सबूत और सिस्टम दोनों ही आपका साथ छोड़ते नजर आएं, तो सच और न्याय की उम्मीद आखिर किस पर तो टिकी होती चलिए है? अब कहानी के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, देखते हैं उस एक केस की इन्वेस्टिगेशन को जो कह सकते हैं कि विरोधाभासों के एक जाल में बुरी तरह फंसी हुई है।